हम बात करेंगे आज बेरार सभ्यता की। एग्जाम में जो जटिल क्वेश्चन आ रहे हैं उसी लेवल को लेकर चलेंगे। इसके अलावा आपको ना कोई गाइड देखनी है, ना कोई किताब देखनी है, ना किसी का यूट्यूब चैनल देखना है। बस जैसे मैं बता रहा हूँ उसी अकॉर्डिंग चलते रहो। सिलेक्शन तुम्हारा कोई रोक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। चलो तो चलते हैं 100% सिलेक्शन की ओर। बेराट बेरार जो सभ्यता है ये एक बहुत ही बड़ी और विस्तृत सभ्यता है। इसको एक छोटी सभ्यता नहीं आंक सकते। कई कालों को देखते तो सब कालों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी काल से क्वेश्चन पूछ लेता है। और फिर अपन क्या है, अपन एक दो बातें जानते हैं बेराट की, मौर्यों के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, लेकिन कहीं ना उससे बढ़कर ज्यादा है ये। तो पूरा विस्तार से हम बात करेंगे। उससे पहले देखो बेराट के बारे में थोड़ा बताता हूं। बेराट बेराट जो है वो है जयपुर जिले में। जयपुर जिले के अंदर है वर्तमान के अंदर, ठीक है। और आने वाले अभी जिला परिवर्तन में पता नहीं कौन सा जिला हो जाए इसका, ठीक है। कोटपुतली भी हो सकता है, तो देखो क्या होता है वो आगे की बातें हैं। जयपुर बेराट बेराट के अंदर कई पहाड़ियां हैं, जिसमें है भीम की पहाड़ी, भोमली की पहाड़ी, भीम की पहाड़ी, भोमली की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी, ये सब पहाड़ियाँ बेराट के अंदर ही है। भीम की पहाड़ी, भोमली की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी, जयपुर में। बेराट ने कई सभ्यताएं देखी है, पूरा ढंग से समझना। बेराट में पूरा पाषाण काल के भी अवशेष मिले हैं। पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल भी बेराट ने देखा है। पत्थरों का जो काल था सबसे पुराना वाला, वो भी बेराट ने देखा है। पूरा इसमें पढ़ेंगे क्या क्या जानकारियां मिली है इस काल की। मध्य पाषाण काल, जो मध्य पाषाण काल है पत्थरों का, वो भी इसने देखा है। उसके अलावा लोह युगीन, लोहा युग आया था जब लोहे धातु का प्रवेश हो चुका था, वो भी इसने देखा है। महाभारत महाभारत कालीन, महाभारत काल की भी यहां पर जानकारी मिलती है। महाभारत काल में जो कौरव पांडव श्री कृष्ण है उनसे रिलेटेड भी यहां मिलता है। महाजनपद 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 युग आया था जो 600 ईसा पूर्व के आसपास, उसकी जानकारी भी यहां पर है। महाजनपदों को खत्म करके मौर्य आए थे, मौर्य वंश, तो मौर्य वंश की जानकारी भी यहां पर है। मौर्यों को खत्म करके शुंग आए थे, शुंग वंश के भी कुछ अवशेष हैं। फिर विदेशी आक्रमण शुरू हुए थे, इंडो यूनानी आक्रमण, इंडो यूनानी आक्रमण शुरू हुए थे। इंडो यूनानी भी जानकारी है यहाँ पर। फिर कुषाण आ गए थे चीन से, कनिष्क वगैरह और उनका वंश, तो कुषाणों का भी कुछ जानकारी यहाँ पर कुषाणों से रिलेटेड भी है। उसके बाद में गुप्तोत्तर, गुप्त काल के बाद में जो काल आता है उसे गुप्तोत्तर काल कहते हैं, उसकी बहुत विस्तृत जानकारी है। उसके बाद में मुगल काल की जानकारी है यहाँ पे, मध्यकाल में मुगल काल के कुछ जानकारियां हैं। उसके अलावा आधुनिक, आधुनिक क्या जानकारियां हैं वो भी अपन यहाँ से देखेंगे। बस ये चीजें अपन को देखनी है, समझ लो। देखो कितनी सभ्यता बड़ी है, कितनी चीजों का नेतृत्व कर रही है ये। पूरा पाषाण काल की जानकारी है, बहुत पहले जब पत्थरों का युग हुआ करता था, जब आदि मानव हुआ करता था, उसकी भी जानकारी है। मध्य पाषाण काल की भी जानकारी है। लोहा युग, लोहा प्रवेश कर चुका था। और महाभारत काल की भी जानकारी है, महाजनपद काल की भी जानकारी है, मौर्य वंश की है, शुंग आए मौर्यों को खत्म करके, इंडो यूनानी, कुषाण, गुप्तोत्तर काल, मुगल काल, कई जानकारियां यहाँ पे आधुनिक। अब मैं एक एक स्टोरी इनकी शुरू करूंगा कि पुरापाषाण काल के क्या अवशेष मिले हैं, क्या जानकारियां मिली है। समझना ढंग से, क्रम से बता दिया मैंने, इतिहास के क्रम से। चलो सबसे पहले बात करते हैं अपन
पूरा पाषाण काल की, पूरा पाषाण काल कि यहां पर पूरा पाषाण काल की क्या जानकारी मिलती है। तो यहां पर हमें मिले हैं शैलाश्रय। शैलाश्रय क्या होते हैं? शैल मतलब चट्टान, आश्रय मतलब घर, गुफाएं। कहने का मतलब सिंपल भाषा में गुफाएं मिली है यहां पर, और गुफाएं मिली है और गुफाओं में चित्रण मिला है, चित्रण। और ये भी विशेषकर शिकार के। जब आदि मानव था, जब वो शुरू शुरू में गुफाओं में रहता था, तब वो कुछ चित्र बना देता था शिकार संबंधी, वो भी यहाँ से मिले हैं। तो आपसे पूछे शैलाश्रय, बिल्कुल मिले हैं, यहाँ से बेराट से शैलाश्रय मिले हैं और वहाँ पर चित्र भी मिले हैं। इसीलिए बेराट को कहा जाता है प्राचीन युग की चित्रशाला। क्या कहा जाता है? प्राचीन युग की चित्रशाला। उपनाम पड़ गया इस कारण से प्राचीन युग। भाई प्राचीन युग की तो चित्रशाला ही हो गई ना। चित्रशाला। उसके बाद में आया मध्य पाषाण काल। ध्यान से समझ लो, सिलेक्शन वाली पढ़ाई करा रहा हूं, न कि टाइम पास वाली पढ़ाई। 100% सिलेक्शन होगा और कितना ही जटिल क्वेश्चन आओ इसी में से आने वाला है। अच्छी तरह से तैयार कर लो। ये निचोड़ है बहुत सारी किताबों का। हिंदी ग्रंथ अकादमी की कम से कम 15-20 किताबें इतिहास की चलती हैं, उनका निचोड़ है ये। तो मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में जो है, जो पाषाण उपकरण है वो प्राप्त हुए हैं। पाषाण उपकरण यानी पत्थरों के। और कौन से मध्य पाषाण काल की विशेषता है? माइक्रोलिथिक उपकरण कहते हैं उनको। कौन से कहते हैं? माइक्रोलिथिक उपकरण, या उन्हें लघु लघु औजार कहते हैं। लघु मतलब छोटे औजार, माइक्रोलिथिक। इस काल में मध्य पाषाण काल की ये विशेषता भी है, मध्य पाषाण काल में छोटे औजार मिले हैं जिन्हें माइक्रोलिथिक कहा जाता है। तो वो यहां से मिल गए, तभी तो कह रहे हैं ना कि ये मध्य पाषाण काल की सभ्यता है। और इतने ज्यादा औजार मिले हैं, अधिक मात्रा में मिले हैं, इसलिए इसे पाषाण कारखाना या औजारों का कारखाना भी कहा जाता है। माइक्रोलिथिक में जैसे कौन से प्रसिद्ध होते हैं? स्क्रैपर, पॉइंट, ये औजारों के नाम है। आपसे पूछे स्क्रैपर, पॉइंट कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये यहां से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसका उपनाम पड़ गया है पाषाण कारखाना, कह सकता हूं मैं इसको। ठीक है, पत्थर के औजारों का कारखाना कह सकता हूं, पत्थरों के औजारों का कारखाना कह सकता हूं, फैक्ट्री कह सकता हूं। इतने पत्थर के यहाँ पे औजार हमें मिले हैं। उसके बाद में यह लोह युगीन का भी प्रतिनिधित्व करती है। लोह युगीन, लोह युग का भी, लोह युग की यहाँ पे हमें जानकारी मिली है। यहाँ पर स्लेटी रंग के चित्रित मृद बांड मिले हैं, चित्रित मृद बांड। देखो, अगर स्लेटी रंग के जहां मृद भांड मिल जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वहां लोहा युग प्रवेश कर चुका था। खुदाई में जहां पर भी स्लेटी रंग के मृद भांड है, इसका मतलब है कि वहां लोहा युग आ चुका था। तो यहां पर स्लेटी रंग के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। याद आ गया होगा वो बात जो मैंने बताई थी कि कालीबंगा में लाल रंग के मृद भांड है। कालीबंगा में लाल, क्योंकि सिंधु घाटी में पूरे में लाल है। देखो, वास्तव में जो ये कालक्रम निर्धारित किया गया ना, इसका सबसे बेस्ट तरीका मृदभांडी इतिहासकारों ने काम में लिया है। कैसे काम में लिया है? कि लाल रंग होगा वो सिंधु घाटी का क्षेत्र होगा, लाल और काले होंगे जो होंगे ताम्रपाषाण काल के, आहड़ वाले ताम्रपाषाण काल के होंगे लाल और काले जो होंगे, और जो ऐसे चित्रित होंगे वो लोहे युग के होंगे। ठीक है, कपि सुवर्णीय होंगे वो ताम्र युग के होंगे।
तो इस प्रकार से अलग अलग मृदभांड है, मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा, एक सारणी बनवा दूंगा, टेंशन मत लो, एक साथ पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। मेरा काम केवल आपका सिलेक्शन करवाना है। देखो, महाभारत कालीन, महाभारत कालीन, महाभारत काल की भी यहां बहुत सारी जानकारियां बेराट में है। अगर बात करें अपन बेराट में, तो देखो, एक आपने भीम की पहाड़ी भी पढ़ी, तो वो भीम के नाम पे है, महाभारत में जो था उससे रिलेटेड ही है। तो देखो, हमें यहाँ पर जो महाभारत कालीन जानकारी मिलती है उसके अंदर एक तो विराट नगर, ये जो विराट नगर है यही बेराट था। विराट नगर, विराट नगर यानी कि बेराट, विराट नगर जो बेराट है उसको बसाया था राजा विराट ने। किसने बसाया था? राजा विराट ने विराट नगर को बसाया था। और इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि यहीं पर विराट नगर में राजा विराट के पास में पांडवों ने विराट के पास अज्ञातवास गुजारा। देखो क्या होता है ये अज्ञातवास, क्या था? पांडव और कौरवों के बीच में जुए का खेल हुआ था, और जुए के खेल में यह था कि जो हार जाएगा, लास्ट में बाजी लगी कि जो जुए में हार जाएगा उसको 12 साल का वनवास काटना होगा और 1 साल का अज्ञातवास काटना होगा। यानी 12 साल तो उसको वन में रहना होगा और 1 साल अज्ञात स्थान पे रहना होगा जहां उसको कोई पहचान नहीं पाए। तो 1 साल उसे अज्ञातवास में गुजारना होगा। अगर किसी ने उसको अज्ञातवास में पहचान लिया तो वापस 12 साल का वनवास काटना होगा। यानी क्या शर्त थी कि 12 साल आप जंगल में रहोगे और 1 साल अज्ञातवास में रहोगे। अगर अज्ञातवास में किसी ने पहचान लिया कि ये कौन है तो वापस आपको 12 साल वनवास काटना होगा। ये बाजी लगी और पांडव जुआ हार गए। पांडव जब जुआ हार गए तो उन्होंने 12 साल वनवास निकाल लिया और वो जो 1 साल का अज्ञातवास था वो उन्होंने राजा विराट के यहीं गुजारा। भीम तो रसोइये का काम करता था, अर्जुन महिलाओं के भेष में 1 साल तक रहा और यहाँ नृत्य वगैरह सिखाता था। तो इस प्रकार इन्होंने, राजा विराट उस समय थे उनके पास, तो इन्हीं के नाम पे नाम विराट नगर हो गया। देखो महाभारत से सीधा ही जुड़ रहा है ना। और राजा विराट ने, जो राजा विराट है, राजा विराट ने महाभारत युग में भी भाग लिया था पांडवों की ओर से। राजा विराट ने पांडवों की ओर से महाभारत युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया। वहां राजा विराट शहीद भी हो गया था। तो राजा विराट, विराट नगर, ये चीजें कहीं ना कहीं जोड़ रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक कृष्ण मंदिर के भी अवशेष बताते हैं कि जो कि महाभारत कालीन है। उसके अलावा देखो तो जो भीम की पहाड़ी है, भीम की पहाड़ी, भीम की पहाड़ी जो यहाँ पर है, इसके बारे में कहा जाता है कि एक बार जो द्रौपदी को प्यास लगी थी तो उसने भीम को कहा, तो भीम अपने पास में रखता था गदा। क्या रखता था? गदा। गदा क्या होता है? जो बालाजी के पास होता ना गदा, घोटा, अपने राजस्थानी में घोटा भी कहा जाता उसको, तो वो इसके पास में था। भीम ने क्या किया? गदा मारी भीम की पहाड़ी पर और भीमताल बन गया। आज भी ये भीम तालाब है, यहाँ पर भीमताल बना। तो कहीं ना कहीं ये कहानी है महाभारत से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं विराट नगर को जोड़ रही है अपने आप ही। तो भीमताल कहाँ पर है? भीम की पहाड़ी बेराट में है और यहाँ पर भीमताल बना दिया किसने? भीम ने अपनी गदा से। ये कहानी प्रचलित है। आगे देखो, बेराट की पहाड़ी, बेराट की पहाड़ियों पर एक बार की बात है, माता कुंती को प्यास लगी थी, ठीक है,
और माता कुंती को प्यास लगी तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन धनुधर था, भीम गदा रखता था, इसने बाण छोड़ दिया। तो यहां से एक नदी निकली जिसे कहते हैं बाण गंगा। बाण गंगा का उपनाम है अर्जुन की गंगा। बाण गंगा को क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा कहा जाता है। तो ये भी कहानी जो है अर्जुन की गंगा, बाण गंगा, तो देखो बाण गंगा का उद्भव भी महाभारत से रिलेटेड ही रहा है। तो जो अर्जुन ने बाण छोड़ा था बेराट की पहाड़ियों से, नदी निकल गई, वो बाण गंगा कहलाई, अर्जुन की गंगा कहलाई। तो ये कुछ बातें, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि कहीं ना कहीं इनको महाभारत काल से जोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं महाजनपद की। अगली विशेषता कि ये महाजनपद काल में भी रहा। महाजनपद काल, महाजनपद काल जो था वो इतिहास में कब था? 600 ईसा पूर्व के आसपास का काल महाजनपद कहलाता है, जब पूरे भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे इंडिया के अंदर। ये भारत हमारा देश जो है, इसके अंदर पूरे इंडिया में, ये बातें हैं 600 ईसा पूर्व की, पूरे भारत में 16 महाजनपद होते थे। गांधार, कंबोज, कुरु, पांचाल, कौशल, वजी, अंग, मगध, काशी, कौशाम्बी, चेदी, अवंती, अस्मक, मत्स्य, ये 16 महाजनपद होते थे। तो राजस्थान में एक ही था जिसका नाम था मत्स्य जनपद। ये बात है 600 ईसा पूर्व की, जब हमारे देश में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध हुआ करते थे, उस समय का टाइम पीरियड है ये। उस समय पूरे इंडिया में 16 महाजनपद थे। तो महाजनपद काल की बात देखें तो पहली चीज मत्स्य जनपद हुआ करता था। कौन सा जनपद हुआ करता था? मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद, राजधानी विराटनगर। ये विराटनगर जो बेराट हम पढ़ रहे हैं, ये राजधानी हुआ करती थी उस समय 600 ईसा पूर्व में। और राजस्थान का एकमात्र जनपद, एकमात्र जनपद था ये राजस्थान का मत्स्य। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान का एकमात्र जनपद मत्स्य जनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर थी, जनपद युग में हुआ करता था। अब हमें यहाँ पे जानकारियां कौन कौन सी मिली है? तो हमें उस समय की महाजनपद काल की 2 बड़ी जानकारियां देखो। पहली बार जो ये 16 महाजनपद हुए ना इंडिया में, तभी पहली बार पंचमार्क सिक्के चले थे। पंचमार्क सिक्के, भारत में सिक्कों की शुरुआत ही महाजनपद में हुई है। उससे पहले भारत में कोई सिक्के नहीं चलते थे। उससे पहले किसी भी प्रकार के कोई सिक्के नहीं चलते थे। तो पहली बार इंडिया में सिक्के ही महाजनपद काल में चलने हुए शुरू, जिन्हें पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। वो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के हैं। वही सिक्के यहां से मिलेंगे क्योंकि ये भी तो महाजनपद काल का ही पार्ट है ना, मत्स्य। तो पहली बार भारत के जो सबसे पुराने सिक्के हैं वो यहां से मिले हैं। तो यहां से जो मत्स्य जनपद है, यहां से हमें प्राप्त हुआ है, यानी विराटनगर से। यहां से हमें जो जानकारियां हैं इस महाजनपद काल की, तो एक तो यहां पर सूती वस्त्र, सूती वस्त्र के अंदर मिला है। सूती वस्त्र में जो है वो पंचमार्क सिक्के मिले हैं। सूती वस्त्र में 8 पंचमार्क सिक्के मिले हैं। भारत के सबसे पुराने सिक्के, क्योंकि ये सिक्के बनने ही महाजनपद में शुरू हुए थे, मिले। ये भारत के सबसे प्राचीन सिक्के हैं। पहली चीज, किस धातु के थे? भारत में पहली बार जो ये सिक्के चले थे, चांदी के सिक्के थे। इन सिक्कों को क्या कहा जाता है?
इन सिक्कों को कहा जाता है आहत सिक्के। आहत सिक्के क्यों कहते हैं इन सिक्कों को? क्योंकि आहत करके बनाए गए हैं ये। आहत मतलब घायल करके बनाए गए हैं, पीट पीट कर इन पर निशान बनाए गए हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है आहत सिक्के। क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है। इनको पीट पीट कर बनाया गया है। सूती वस्त्र मिला यहाँ पे, ठीक है। तो पंचमार सिक्के मिले उसके अंदर। भारत के सबसे प्राचीन, पंचमार का मतलब क्या है? पंचमार का मतलब है, मार्क मतलब निशान, और पंच मतलब पीट कर निशान बनाना। तो पंच करके पीट कर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें कहा जाता है पंचमार्ग सिक्के। चांदी के थे, इन्हें आहत मतलब घायल कर देना, पीट कर बनाए जाते थे निशान। और एक चीज सूती वस्त्र में मिले हैं, तो यह कपास की जानकारी का स्रोत है कि यहां पर कपास की जानकारी, सूती वस्त्र का टुकड़ा मिलना मतलब कपास की जानकारी। तो आपसे पूछे सूती वस्त्र कहाँ मिला? बेराट में। कपास की जानकारी कहाँ मिली? बेराट में। पंचमार सिक्के बेराट में। महाजनपद काल में चलते थे, तो महाजनपद काल की विशेषता है ये। महाजनपद काल की एक बड़ी विशेषता है महाजनपद काल की, वो है उत्तरी काली चमकीले मृद भांड। ये जो मृद भांड है वो यहां से मिले। ये कौन से मृद भांड है भाई? उत्तरी काली चमकीले मृद भांड। उत्तरी काली चमकीले मृद भांड होते हैं, उत्तरी मतलब नॉर्थ, काली मतलब ब्लैक, ठीक है, और चमकीले मतलब पॉलिश, मृद भांड मतलब वेयर। इन्हें कहा जाता है NBPW। ये जो मृद भांड है, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर, ये मृद भांड हमारे महाजनपद में तो चले ही हैं, यानी मत्स्य का जो महाजनपद पीरियड है वहां से लेकर मौर्य युग तक इंडिया में यही काम में लिए गए। मौर्य वाले और सुंदर हो गए थे। ये 600 ईसा पूर्व से मैं कहूं तो 300 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है, लगभग 600 से लेकर लगभग 300 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है, वह टाइम पीरियड इसी उत्तरी काली चमकीली मर्द भांड वाला था। हाँ, महाजनपदों में जब शुरू हुए इतने सुंदर नहीं थे, ये काले रंग के हैं और पॉलिश वाले हैं, चमक रहे हैं, चमकीले हैं। देखो, एक तो काला होता है मर्द भांड, एक होता है उसके ऊपर पॉलिश की हुई, चमकता हुआ। तो ये चमकीले मर्द भांड है। यहां पे अगर देखना चाहते हो तो नेट पे डालोगे तो काले रंग के चमकीले आ जाएंगे। बस वही है। मौर्य काल तक चले, मौर्यों में भी यही मर्द भांड थे। मौर्यों में सुंदरता बहुत ज्यादा आ गई थी, चमक बहुत ज्यादा आ गई थी, डिजाइन में सुंदरता बहुत ज्यादा आ गई थी। भाई धीरे धीरे आदमी अपना विकास तो करता ही है, धीरे धीरे उसने अपना विकास कर लिया। तो मौर्य काल के भी यही है, महाजनपद के भी यही है, यहां पर प्राप्त हुए हैं उत्तरी काली चमकीले। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा अब अपन अगला बात करेंगे मौर्य काल की। कौन से काल की? मौर्य काल की। तो क्रम से बता रहा हूं मैं। मौर्य काल अभी रिवीजन और करा दूंगा पूरा ढंग से। मौर्य काल, मौर्य काल की यहां से हमें जानकारी मिलती है। मौर्य काल में जो जानकारी मिलती है वो देखो, तो चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी की अगर अपन बात करें, मौर्य काल का पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? सभी जनपदों को जीत लिया था, सभी महाजनपद जो थे, महाजनपदों को जीता। और ये जो जनपद व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया और अखंड भारत की स्थापना कर ली। अखंड भारत की स्थापना की। जो अभी हमने देखे थे कि इंडिया में 16 महाजनपद होते थे, ये धीरे धीरे महाजनपद खत्म हो गए और पूरे भारत का एक ही राजा बन गया। पहली बार एक अखंड भारत की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। तो अखंड भारत उसने बनाया। तो इसका मतलब उसने सभी जनपदों को जीता है, इसका मतलब उसने मत्स्य जनपद को भी जीता होगा।
भाई सीधी सी बात है, सबको जीता है तो उसने मत्स्य को भी जीता होगा। आपसे पूछ भी सकते हैं कौन सा मौर्य शासक था जिसने मत्स्य महाजनपद को जीता था। अब इसके बाद में इसका पुत्र गद्दी पर बैठा। इसका पुत्र था जिसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के बाद में उसका पुत्र गद्दी पर बैठा अशोक। तो अशोक भी मौर्य ही था, ध्यान रखना, कईयों को यह भी जानकारी नहीं होती। चंद्रगुप्त मौर्य का ही पोता था अशोक। अशोक गद्दी पर बैठा। अशोक आपको पता है बौद्ध धर्म को मानता था। अशोक ने क्या किया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया, खूब प्रचार अशोक ने किया और बौद्ध धर्म से संबंधित कई निर्माण इसने यहाँ पर करवाए हैं। तो अशोक की क्या क्या जानकारियाँ यहाँ बेरार से मिली है, खूब सारी जानकारियाँ मिली हैं, तो देखते हैं। तो अशोक द्वारा बेराट, बेराट क्या पूरे भारत में ही कराए थे, लेकिन बेराट में किए गए, विराटनगर में किए गए निर्माण, कौन कौन से इसने निर्माण करवाए हैं। तो बौद्ध धर्म को मानता था, तो नंबर 1 बौद्ध धर्म के जो स्तूप है, स्तूप बनवाए इसने। उसने पूरे इंडिया में ही बनाए थे, 84,000 स्तूप पूरे इंडिया में बनाए थे। बौद्ध स्तूप इसने बनवाए। ये बौद्ध स्तूप क्या होते हैं, बौद्ध स्तूप ऐसा होता है कि ये होता है चबूतरा। चबूतरा एक बड़ा सा चबूतरा होता है, उसके ऊपर ईंटों का गुंबद होता है, ये होता है गुंबद, ठीक है। और यहाँ पर एक खंबा होता है और इस खंबे में कुछ तांबे के पात्र डाले हुए होते हैं और चारों तरफ बाउंड्री होती है। मौर्य काल में लकड़ी की होती थी, जो आज बरामद नहीं हुई है क्योंकि लकड़ी की कोई भी अवशेष बचता नहीं है। तो चबूतरा, गुंबद, ठीक है, तो ये कहलाती थी बाउंड्री, जो वेदिका कहलाती थी। इस प्रकार का ये होता था। बौद्ध स्तूप कहते थे इसको, पवित्र माना जाता था इनके लिए। पूरी कहानी आपके काम की नहीं है, नहीं तो मैं हिस्ट्री में पढ़ाता हूँ तो ये इस टॉपिक पे भी चर्चाएं होती है। चबूतरे को मेदी कहा जाता है, गुंबद को अंड कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है, यष्टि कहा जाता है। यष्टि पर फलक होते हैं, फलक में नीचे वाला हर्मिका होता है जिसे देवताओं का स्थान कहा जाता है। ये वेदिका होती है, ये प्रदक्षिणा पथ होता है इसके परिक्रमा लगाने के लिए। बहुत सारी बातें आप तो सिंपल समझ लो कि ये स्तूप वगैरह यहाँ पर मिले, अशोक ने बनवाए थे। अब तो क्या मिले, खंडर हो चुके, पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। ये कैसे हुए, क्या हुए, कब हुए, वो बातें अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी आगे चलते रहेंगे तब। तो अशोक ने बौद्ध स्तूप जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड होते हैं वो बनाए। बौद्ध धर्म का तो खूब काम किया इसने। बौद्ध विहार बनाए। अब आप कहोगे सर ये विहार क्या होता है, विहार मतलब घर होता है, किसका घर है फिर ये, बौद्ध भिक्षु। बौद्ध भिक्षु रहते थे, उनका निवास स्थान बेराट में खूब थे। बेराट में उनके निवास स्थान मिले हैं, रहने का स्थान। विहार मतलब घर होता है, ठीक है। कई मकानों पे भी देखा होगा कि अशोक विहार, अशोक ये वो, तो कई अलग अलग नाम रखते हैं, कुंज, विहार, ये सब मकानों के पर्यायवाची हैं। तो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान विहार कहलाता था, वो खूब यहाँ पर बनवाए। बौद्ध चैत्य बनवाए, ये पूजा स्थल होता था। क्या होता था, पूजा स्थल। बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। कैसा होता है, जैसे ये ज़्यादातर पहाड़ों में होता था, वैसे मकान भी बना सकते थे पहाड़ के अंदर। ये गुफा के अंदर, ये अंदर प्रवेश किया हमने, अंदर प्रवेश किया तो यहाँ गुफा का एक काट के स्तूप बनाया हुआ है, यहाँ पे खंबे लगे हुए हैं गुफा में, ये काट के इसके चारों ओर परिक्रमा कर सकते हो और यहाँ पर बैठकर ध्यान लगा सकते हो। तो ये होते हैं चैत्य, एक तरह से मंदिर टाइप के होते हैं, गुफा के अंदर गए, स्तूप वगैरह बना हुआ है, खंबे, इस प्रकार के चैत्य अशोक ने यहाँ बनवाए। अवशेष नहीं मिलते हैं अब। यहाँ पर बौद्ध मंदिर भी बनवाया गया जिसे गोल मंदिर भी कहते हैं। ये वर्तमान में केवल इसका आधार प्राप्त हुआ है, गोल
नींव, आधार, गोल आधार प्राप्त हुआ है। अभी यहाँ जो अपन को मिला है वो केवल एक गोल आधार मिल गया है, नीचे वाला, ऊपर का मंदिर नष्ट हो चुका है। तो बौद्ध विहार, स्तूप, चैत्य, मंदिर, अशोक बौद्ध धर्म को मानता था तो उससे रिलेटेड चीजें बनवा रहा है यहाँ पे। यहां पर हमें अशोक के जो स्तंभ थे उनके भी अवशेष मिले हैं। अशोक के स्तंभ के अवशेष मिले हैं, स्तंभ के अवशेष मिले हैं। अशोक के स्तंभ कैसे होते थे? किसी ने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा हो तो पढ़ा होगा कि अशोक के स्तंभ इस टाइप के होते थे कि एक तो खंबा होता था जो 30-40 फीट का होता था। उस खंबे पर यहाँ पर उल्टे कमल की डिजाइन होती थी जिसे अधोमुख कमल कहते हैं। ऊपर गोल फलक होता था और फलक के ऊपर कोई पशु आकृति होती थी। जैसे अशोक के बहुत सारे मिले हैं स्तंभ। अशोक के स्तंभों में आपको पता है सारनाथ का स्तंभ, सारनाथ का स्तंभ का तो ऊपरी भाग हमारा क्या है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ। ऊपर वाला जो 4 शेर पीठ से जुड़े हुए हैं वो सारनाथ का है, सांची में भी मिला है। उसके अलावा रामपुरा में 2 मिले हैं, संकीसा में मिला है, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अर्राज, सब जगह कई ऐसी महत्वपूर्ण जगह हैं जहां पर मिले। तो अगर अपन बात करें तो यहां पर भी मिला है, लेकिन यहां पर केवल टुकड़े मिले हैं, अवशेष मिले हैं। ठीक है, यहां पर जो चुनार का बलुआ पत्थर था जिससे ये बनता था, चुनार के बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर के टुकड़े मिले हैं और वो भी पॉलिश युक्त है, पॉलिश युक्त। इससे हमने आइडिया लगा लिया कि ये तो 100% अशोक का स्तंभ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में उपलब्ध है ना जो अशोक के स्तंभ, हमारे पास में जो अशोक के स्तंभ है उन अशोक के स्तंभों की यही विशेषता है कि वो फिक्स है। यूपी में एक जगह थी चुनार, वहां के बलुआ पत्थर काम में लिए गए। अशोक ने चाहे अपने स्तंभ कहीं लिखवाए हों, कहीं पर भी, लेकिन उसने लेके वहां से कारीगर सब चुनार से लेके गए थे और वो भी बलुआ पत्थर था, वो भी पॉलिश वाला था। पॉलिश का मतलब है एकदम उसमें चिकनाहट वो उसमें होती थी। तो यहां पर टुकड़े मिले हैं तो 100% सत्य है कि ये अशोक के किसी स्तंभ के हैं, यहां लिखवाया होगा, यहां पर रखवाया होगा, टूट गया होगा खंबा, स्तंभ यानी खंबा, यहां से प्राप्त हुआ है। यहां से हमें अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि युक्त, ब्राह्मी लिपि युक्त ईंटें प्राप्त हुई है। अशोक के समय की हमें कुछ ऐसी ईंटें मिली है जिन पे ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। जैसे आजकल ईंटें आती हैं उन पे लिखा होता ना AD केयर, इसी प्रकार यहां पर ईंटों पर भी कुछ अक्षर प्राप्त हुए हैं जो अशोककालीन है। नोट देखो, बेराट में जो मकान बनते थे, बेराट में निर्माण में ईंटों का प्रयोग हुआ है, ईंटों का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? ईंटों का प्रयोग हुआ है। बेराट में निर्माण में ईंटों का प्रयोग हुआ है। और ये ईंटें जो है, कुछ ईंटें हमें ऐसी मिली है जो मोहनजोदड़ो के समान प्राप्त हुई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सिंधु घाटी से इनका लिंक हो सकता है, हो सकता है। तो यहां पर बेराट में ईंटों का प्रयोग हुआ। मैंने क्या बताया? कालीबंगा कच्ची ईंटें, शुरू में पक्की, मेन कालीबंगा पक्की ईंटें, आहड़ में कच्ची ईंटें, गणेश्वर में पत्थर और बेराट में ईंटें। केवल गणेश्वर में ही पत्थरों का प्रयोग हुआ है, बाकी ईंटों का प्रयोग हो रहा है। और यहां की ईंटें कुछ मोहनजोदड़ो वाली ईंटें भी प्राप्त हुई है। अशोककालीन ब्राह्मी लिपि युक्त ईंटें भी यहां प्राप्त हुई है। चलो देखो,
अब अपन बात करते हैं यहां पर अशोक। देखो अशोक से रिलेटेड बहुत महत्व है इसका, बहुत ज्यादा महत्व है। अशोक ने यहां पर दो, अशोक के बेराट से दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। एक है भाब्रू शिलालेख। भाब्रू क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भाब्रू गांव में मिला था, इसलिए इसे भाब्रू कहते हैं। इसे कहते हैं बिज्जक का शिलालेख। बिज्जक का शिलालेख क्यों कहते हैं? क्योंकि बिज्जक की पहाड़ी पर मिला था, इसलिए इसे बिज्जक का शिलालेख कहते हैं। इसे बेराट का शिलालेख क्यों कहते हैं? क्योंकि बेराट सभ्यता का पार्ट रहा है। बेराट अभिलेख शिलालेख इसको कहते हैं। शिला मतलब चट्टान पर, पत्थर पर लिखा हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भाब्रू गांव में मिला है। इंपॉर्टेंट क्यों है इसकी बातें देखो। इसकी खोज 1837 में कैप्टन बर्ट ने की थी। खोज किसने की थी? 1837 में कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की थी। उसके अलावा यहां पर इसकी जो लिपि मिली है वो अशोक की लिपि थी। अशोक उस समय इंडिया में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करता था, उस लिपि में मिली है। और इसकी भाषा प्राकृत है, क्योंकि अशोक की राजभाषा भी प्राकृत थी। और ये वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में है। वर्तमान में कहां पर है? कोलकाता संग्रहालय में है, कलकत्ता के म्यूजियम में है वर्तमान में। ये एक संस्था है जिसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सोसाइटी ऑफ बंगाल। उसका जो म्यूजियम है उसके अंदर ये सुरक्षित है। इसके अंदर देखो क्या जानकारी मिलती है। इसमें अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक को मगध का राजा कहा गया है। एक तो मगध का राजा कहा गया है। तो अशोक मगध का ही राजा था। मगध यानी पाटलिपुत्र, बिहार में मुख्य राजधानी केंद्र तो वही थी। अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है इसमें, ठीक है। तो अशोक का ये अभिलेख जो है यह 1837 में कैप्टन बट ने खोजा था। ब्राह्मी लिपि है, क्योंकि इंडिया में अशोक ने ब्राह्मी लिपि कहाँ में ली है? पाकिस्तान में उसने खरोष्टी ली है। उसने और भी लिपियां ली है लेकिन इंडिया में नहीं ली है, इंडिया से बाहर ली है। खरोष्टी है, अरमाइक है, ग्रीक है, उसने लिखवाए इन लिपियों में। लेकिन अब मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया के लोग ब्राह्मी समझते हैं तो ब्राह्मी में लिखवाए इसने। जो लोग जो समझेंगे, भाषा इसकी प्राकृत थी। ये अभिलेख है ना इंडियन हिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंडिया में इंपॉर्टेंट है तो राजस्थान की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें अशोक के बौद्ध धर्म मानने की जानकारी है कि अशोक बौद्ध धर्म मानता था। देखो सबको पता है अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने बौद्ध विहार, मंदिर, स्तूप पूरे ऑल इंडिया में बनाए। लेकिन अशोक कहाँ कह रहा है कि मैं बौद्ध धर्म को मान रहा हूं? एक ही अभिलेख है जहां अशोक खुद कह रहा है कि मैं बौद्ध धर्म को मान रहा हूं, स्वीकार कर रहा हूं। इसी में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि मैं बुद्ध धम्म व संघ में विश्वास रखता हूं, विश्वास रखता हूं। अशोक खुद कह रहा है कि मैं बुद्ध में, धम्म में और संघ में विश्वास रखता हूं। देखो बौद्ध धर्म के ये त्रिरत्न होते थे, बुद्ध, धम्म और संघ। और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते थे, जो भिक्षु होते थे, वो गलियों में घूमते थे। तब यह नारा भी उनका पॉपुलर था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में आ जाओ, धम्म मानव कल्याण और संघ जो इनकी संस्था थी उसकी शरण में आ जाओ। तो इस प्रकार से ये जो लिखा, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अशोक है। इसीलिए इंडिया में इसको इतना महत्व दिया जाता है कि अशोक के बौद्ध धर्म मानने की जानकारी केवल यही दे रहा है, स्वीकार कर रहा है यहां पर वो मानने की जानकारी।
एक तो इस लाइन से ये क्लियर हो गया, एक इस लाइन से एक चीज और क्लियर हो गई कि जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की जानकारी, आपसे पूछेंगे कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की जानकारी मिलती है। भाब्रू शिलालेख, बेराट का शिलालेख, बुद्ध धम्म और संघ, त्रिरत्न की जानकारी है। इसके अंदर देखें अपन तो जो अशोक है, अशोक यहां पर बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों, बौद्ध धर्म को जो मानने वाले अनुयायी वगैरह है, उनको ये कहता है कि जो है अच्छा सुनो, उसका मनन करो, अच्छी किताबों का अध्ययन करो, उनके बारे में वो यहां पर अनुशंसा करता है। अशोक बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों बौद्ध अनुयायियों, देखो भिक्षुणियों का मतलब तो ये हो गया, भिक्षु भिक्षुण तो संत हो गए, अनुयायी तो नॉर्मल लोग हो गए, तो इनको अशोक कहता है बौद्ध अनुयायियों को श्रवण यानी सुनना, मनन व अध्ययन के लिए कुछ धार्मिक ग्रंथों की अनुशंसा करता है। अनुशंसा मतलब सिफारिश, अनुशंसा करता है इसी में। तो ये अशोक का बहुत महत्वपूर्ण जो है वो शिलालेख है, भाब्रू शिलालेख। दो मिले हैं यहां पर, भाब्रू में मिला है, भाब्रू गांव में बीजक की पहाड़ी पर, और दूसरा मिला है वो है भीम की पहाड़ी पर। पहला बीजक पर मिल गया, दूसरा भीम की पहाड़ी पर मिल गया। भीम की पहाड़ी का शिलालेख, इस शिलालेख की भी खोज एक अंग्रेज ने की थी जिसका नाम था कार्लाइल। खोज 1871-72 के आसपास हुई थी, कार्लाइल ने की थी। कार्लाइल ने ये अशोक का जो दूसरा अभिलेख है भीम की पहाड़ी वाला, वो खोजा था। ये अभिलेख जो है वो एक अशोक का अभिलेख है, अशोक का रूपनाथ, सासाराम बिहार में है, बिहार की प्रतिलिपि है। सेम वो का वही है, कोई नया नहीं है, वो का वही है, जो सासाराम वाला है वो का वही भीम की पहाड़ी में रिपीट हुआ है। तो यह अशोक के अगर अपन बात करें, कई बौद्ध निर्माण, कई बौद्ध जो है उसने लेख वगैरह अशोक ने लिखवाए हैं। उसके बाद में जब मौर्य खत्म हुए, मौर्य खत्म होने के बाद में कौन सा वंश आ गया? शुंग वंश आ गया। शुंग काल, शुंग काल की यहां पर क्या जानकारी मिली है? कोई बड़ी बातें नहीं है, देखो मैं बताता हूं। अशोक ने क्या बनाए थे? स्तूप बनाए थे गुंबद वाले, उनके चारों ओर लकड़ी की वेदिकाएं बनाई थी, दीवारें बनाई थी, वो टूट गई होगी। शुंग काल में लकड़ी की दीवारों की जगह पत्थरों की दीवारें बनने लगी स्तूपों के चारों ओर। तो कुछ अवशेष यहाँ पर रेलिंग होती थी, ये जैसे आज घरों पे होती है ना, जैसे स्टील की रेलिंग, लोहे की रेलिंग, पाइप ऊपर, ठीक है, वही पाइप टाइप में यहाँ जो पाइप गोल तो नहीं होते थे लेकिन चौकोर टाइप में पत्थरों के यूज में लेने लग गए थे। इस प्रकार की रेलिंग का मतलब ये। इन पत्थरों पे कुछ उत्कीर्ण होता था, ये पत्थर इस पत्थर के ऊपर रख दिया ना, यहाँ पे पत्थर रख दिया, यहाँ पे रख दिया, इस प्रकार ये रेलिंग चलती थी। तो कहीं ना कहीं ये शुंग काल की देन है, जो पत्थरों की रेलिंग है ये, जो चारों तरफ स्तूप के होती थी। कोई शुंग काल का आपके वैसे कोई यहाँ क्वेश्चन बनने के चांस नहीं है। फिर आ गए यहाँ पर इंडो यूनानी। इंडो यूनानी कह दूं मैं, इंडो मतलब हिंद, यूनानी मतलब यूनानी, या यवन भी कहते हैं हमारे यूनानियों को।
या मैं इन्हें इंडो ग्रीक भी कह सकता हूं, क्योंकि यूनानियों को ग्रीक भी कहा जाता है। तो आप कहोगे सर ये क्या सीन है, इंडो यूनानी, ये लोग कौन है? तो समझो अच्छी तरह से, जितना समझना उतना ही समझो, ज्ञानी मत बनना। ज्ञानी बनने के लिए फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का बैच में है ज्ञान पूरा, जिसका जितना चाहिए बस उतना ही लो। देखो होता क्या है, यूनानी है विदेशी, यूनानी विदेशी थे और इंडिया पे आक्रमण कर दिया। इंडिया पर इन्होंने आक्रमण कर दिया और इस इलाके पर कब्जा कर लिया। इंडिया का जो ये इलाका दिख रहा है इस पे कब्जा कर लिया, जो आज का पाकिस्तान है, इस पे कब्जा कर लिया और अपनी यहां पर अपना क्षेत्र बना लिया। यूनानी आए और इंडिया में परमानेंट बस गए, इंडिया में परमानेंट बस गए। यही इलाका इंडो यूनानी कहलाया, यानी धरती इंडिया की और यूनानी लोग राज कर रहे हैं। इसलिए इतिहासकारों ने इस साम्राज्य को इंडो यूनानी कहा है। ठीक है, क्योंकि यूनानी कहते हैं तो यूनान वाले सिकंदर वगैरह पर चले जाओगे आप। इंडो यूनानी कहते हैं आप समझ जाओगे कि यहां एंटीयोकस, मिनांडर, मिलिंदर, डेमेट्रियस और इनकी बात हो रही है जो यहां पे राज करते हैं। तो यहां पर इन्होंने अपनी राजधानी भी बना ली। उस राजधानी का नाम पाकिस्तान में साकल, आज का शालकोट है वो, साकल नामक राजधानी भी बना ली और यहां परमानेंट बस गए। इन्होंने क्या किया, यहां इधर तो पाकिस्तान की तरफ तो राज की और अपना साम्राज्य ताकतवर बनाया। धीरे धीरे इनका राज इधर भी राजस्थान में एंटर हुआ, और राजस्थान में एंटर हुआ तो यहां बेराट, बेराट में भी इनका राज यहां पर एंटर होता है और बेराट पर कब्जा करते हैं। कई जगह कब्जा करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा एक सीवी जनपद हुआ करता था, उस पर भी ये कब्जा करते हैं, चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ये जो इंडो यूनानी आते हैं और इनका राज्य थोड़ा राजस्थान की तरफ भी बढ़ जाता है, तो ये साम्राज्य इंडो यूनानी साम्राज्य कहलाता है। तो इंडो यूनानियों ने बेराट पे भी कब्जा किया। बेराट पर भी इनका कब्जा रहा है। तो यहां पर इनका राज रहा, तो इनके सिक्के हैं वो यहां से मिलेंगे। देखो यहां से 28 इंडो यूनानी सिक्के मिले हैं, यूनानी सिक्के प्राप्त बेराट से, बेराट ही पढ़ रहे हैं। और इनमें भी मिनांडर के सिक्के ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इंडो यूनानी शासक ही है मिनांडर, मिनांडर। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मिनांडर के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? बेराट से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मिनांडर के सिक्के बेराट से प्राप्त हुए हैं। तो इंडो यूनानी सिक्के यहां से अपने यहां से प्राप्त हुए हैं। कुषाण, कुषाण काल की बात करें, जब कुषाणों का राज आया, कनिष्क वगैरह, यहाँ पे कुछ बातें तो अपन देखें तो कुषाण भी बौद्ध धर्म को मान रहा है। ये बौद्ध धर्म का केंद्र है। अशोक ने बौद्ध धर्म यहाँ चरम पर पहुंचा दिया, लेकिन खुद मिनांडर भी बौद्ध धर्म को फॉलो करता था। कुषाणों में कनिष्क जैसे शासक आए, वो भी बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। तो कनिष्क के समय यहाँ पर बुद्ध मूर्तियां बनी है। कनिष्क के समय, कुषाण है, कनिष्क, बुद्ध मूर्तियां आई यहां पर। लेकिन देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि राजस्थान में बुद्ध मूर्तियां कहां से मिली है, तो उत्तर हो गया बेराट। आया था थर्ड ग्रेड के अंदर, और बेराट इसका उत्तर हो गया। लेकिन वास्तव में बताऊं, नए शोधों में यह सच हो चुका है कि यहां कोई बुद्ध मूर्तियां नहीं मिली हैं। हो सकता है कनिष्क के समय बनी हो, लेकिन यहां कोई नहीं मिली है। अगर आपसे पूछ भी लेना कि बुद्ध मूर्तियां मिली है या नहीं मिली है, तो नहीं मिली बताओगे। लेकिन एग्जामिनर ऐसे पूछ ले कि बुद्ध मूर्तियां कहां मिली है, तो बेराट उत्तर बना। अब आप कहोगे सर ये क्या हो गया? अपन को एग्जामिनर को लेके चलना है, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन आ गया कि बुद्ध मूर्तियां कहां मिली है और उत्तर बेराट मान लिया था। तो पूछे तो बेराट, और अगर 4 लाइनों में पूछे कि यहां बुद्ध मूर्तियां मिली है तो गलत कर देना, नहीं मिली है यहां पे।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चन को समझना होगा आपको। अभी मैं हर चीज आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम बात करते हैं गुप्तोत्तर काल की। गुप्तोत्तर काल क्या है? जब गुप्त शासन पतन पर था। गुप्त काल में कोई बेराट का इतना कोई लेना देना नहीं है। जब गुप्त काल अपने पतन पर था, उस काल को गुप्तोत्तर काल कहते हैं। उसके बाद का काल गुप्तोत्तर काल कहलाता है। गुप्त काल समाप्त होने का एक बड़ा कारण बताया जाता है कि हुणों ने आक्रमण कर दिया था। हुण विदेशी हुआ करते थे, तो हुणों ने जब देश पर आक्रमण किया, विदेशी थे तो निश्चित रूप से राजस्थान पे आक्रमण होना था, इस बेराट पर आक्रमण होना था जो बौद्ध धर्म का केंद्र था। तो हुणों के आक्रमण शुरू हो गए। हुण, इन हुणों ने क्या किया? हुणों ने बेराट पर आक्रमण कर दिया। बेराट पर क्या कर दिया? आक्रमण। पूरे भारत पे किया, बेराट पे भी कर दिया आक्रमण। यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु थे, बेराट में रहते थे क्योंकि बौद्ध धर्म का केंद्र था ये। बौद्ध भिक्षु यहाँ से गुफाओं में चले गए बेराट में ही, और उन गुफाओं में लिखना इन्होंने शुरू कर दिया। इन्होंने बेराट में गुफाओं में शरण ली। भिक्षुओं ने हुणों के आक्रमण के डर से गुफाओं में शरण ली और वहां पर शंख लिपि से लिखने लग गए। शंख लिपि कह दो, या जिसे गुप्त लिपि कहते हैं, गुप्त लिपि कह दो, या जिसे कुटिल लिपि कह दो, कुटिल लिपि। शंख लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि में लिखना शुरू किया गुफाओं के अंदर। देखो, शंख लिपि, गुप्त लिपि या कुटिल लिपि क्या है? हमारी जो प्राचीन लिपि चली आ रही है, अभी मैंने बताया भी था, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में जो चेंजेज गुप्त काल में आए, इसलिए इसे गुप्त लिपि कहते हैं। वो लिपि चेंजेज होने लगे इस समय के साथ। आज हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। तो समय के साथ में लिपि चेंज हुई, गुप्त काल में चेंज हुई, इसलिए इसे गुप्त लिपि कहते हैं। कुटिल का मतलब है बिगड़ना। कुटिल का मतलब क्या अर्थ होता है? बिगड़ना। तो ये जो पुरानी ब्राह्मी लिपि है वो बिगड़ गई है और नई बन गई है, तो इसे कुटिल लिपि कहते हैं। बिगड़ी हुई लिपि गुप्त काल में आई, इसलिए गुप्त लिपि। शंख लिपि इसलिए कहते हैं कि शंख के जैसे मोड़ होते थे, जैसे शंख देखा हुआ है आपका, शंख में जैसे मोड़ होते हैं, वैसे ही इस लिपि में अक्षरों में घुमा ज्यादा था बनावट में, इसलिए इसे शंख लिपि कहा जाता है। हुणों के आक्रमण जारी रहे, ठीक है, और एक हुणों का शासक था मिहिर कुल। कौन था? मिहिर कुल। हुणों का शासक मिहिर कुल ने भी बेराट पे आक्रमण कर दिया और बेराट में जो अशोक के बनाए हुए बौद्ध स्तूप थे उनको तोड़ दिया। ये बौद्ध स्तूप जो बेराट में थे उनको तोड़वाया इसने। अशोक ने पूरे भारत में 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए थे, आखिर वो गए कहां? तो इन हुणों ने तोड़ दिया उन बौद्ध स्तूपों को। ये कहा जाता है हुण शिव के भक्त हुआ करते थे, इन्होंने इन बौद्ध स्तूपों को तोड़ दिया था। तो हुणों का शासक मिहिर कुल ने यहाँ पे बौद्ध स्तूपों को तोड़ा था बेराट में। ध्यान रखना, बेराट पे आक्रमण हुआ है। और ये अपन को पूरी जो संपूर्ण जानकारी दे रहा है इस तथ्य की, इस बात की हमें जो जानकारी दे रहा है वो दे रहा है चीनी यात्री हैंसांग। जानकारी कौन दे रहा है इस पूरी हिस्ट्री की कि तुड़वा दिया था? चीनी यात्री हैंसांग। हैंसांग कह दो, हवेनसांग कह दो, युआन च्वांग कह दो। युआन च्वांग इसका वास्तविक नाम है। हैंसांग का वास्तविक नाम है युआन च्वांग, चीन का था ये। इसने क्या किया था? बेराट की यात्रा की थी इसने। ये बेराट आया था, बेराट की यात्रा की थी इसने। इसने बेराट की यात्रा की, बेराट को इसने देखा और अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख भी किया। और इसने बेराट को नाम भी दिया। इसने बेराट को कहा, बेराट को कहा दो नामों से, एक तो पी लो मो सॉरी पिल्लो ये तालो, पिल्लो ये तालो, पिल्लो
ये तालो, पिल्लो ये तालो। तो बेराट को इसने कहा पिल्लो ये तालो। एक और नाम दिया पारियात्र। ध्यान रखना, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि चीनी यात्री हेनसांग ने पारियात्र किसको कहा है? बेराट को कहा है अपनी किताब में। दो नाम दिए हैं बेराट को, एक तो पिल्लो ये तालो और एक पारियात्र नाम दिए। तो दो नाम इसने अपनी किताब में बेराट को दिए। बेराट की यात्रा की इसने, बेराट को इसने पारियात्र लिखा। और इसने बेराट के बारे में लिखा कि इसने बेराट में 8 सुरक्षित बौद्ध स्तूप देखे, बाकी सब टूटे हुए देखे। सुरक्षित बौद्ध स्तूप देखे भी थे इसने अपनी आंखों से। यहाँ बेराट में बौद्ध धर्म के केंद्र को इसने खुद महसूस किया है। और इसने टूटे हुए देखे हैं, वो तो देखे ही हैं, ठीक है। तो इसने बाकी सब टूटे हुए थे, बाकी नष्ट। तो इसने बताया कि किसने नष्ट कर दिए हैं? ये मिहिर कुल ने नष्ट कर दिए हैं। इसने बेराट के अंदर जिक्र भी किया है कि बेराट है, बेराट के बेल व भेड़ें प्रसिद्ध है। इसने अपनी किताब में लिखा है कि बेराट के क्या प्रसिद्ध हैं? बेल और भेड़ें प्रसिद्ध है। इसने ये सब कुछ लिखा कहाँ है? नीचे लिख लेना। पुस्तक इसकी जो है CU की, कौन सी पुस्तक है? CU की। उस पुस्तक में इसने पूरा अपना यात्रा के बारे में लिखा है। बेराट की यात्रा हो, पूरे इंडिया की यात्रा हो, सब कुछ इसने लिखा। तो ये गुप्तोत्तर काल की बात हो गई। गुप्तोत्तर काल जैसे दिमाग में है कि गुप्त काल का जब पतन हुआ तो बेराट पर हूणों के आक्रमण शुरू हो गए, बौद्ध भिक्षुओं को परेशान किया गया, वो गुफाओं में रहने लग गए, स्तूपों को तोड़ दिया गया। बस ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो बौद्ध धर्म का केंद्र था ये खत्म हो गया। अब अपन बात करें मुगल काल की। सब में जो शुरू में मैंने आपको बताया था वैसे ही चल रहे हैं। मुगल काल एकदम व्यवस्थित और गजब का मैटर है। इतना व्यवस्थित मैटर है, निश्चित रहो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत आपको करनी है। बस मेरे पास में जो है वो हथियार हैं, शानदार हथियार हैं, चलाने आपको है, ट्रेनिंग आपको लेनी है। हथियार मैंने बेस्ट दे दिए हैं, बिना हथियारों के लड़ाई नहीं लड़ी जाती। सांगा के पास में तोहफे नहीं थी, जोश था लेकिन तोहफे नहीं थी। मैं आपको तोहफे दे रहा हूं, अब चलाना आपको है। अकबर ने जो है मुगल काल में यहां पर एक टकसाल की स्थापना की थी। तो मुगल काल में एक टकसाल बनी थी अकबर के समय। अकबर ने बेराट में टकसाल स्थापित की। टकसाल स्थापित की। आप कहोगे टकसाल क्या होती है सर? सिक्के डालने के कारखाना, सिक्के ढालने, जहां सिक्के बनते हैं, जहां सिक्के बनते हैं उसे टकसाल कहते हैं। तो मुगलों की टकसाल थी बेराट में, कितनी बड़ी बात है। देखो अकबर ने यहां सिक्के ढालने की एक टकसाल लगाई थी, कारखाना लगाया था यहां पे। उसके अलावा यहां पर जो मान सिंह था जयपुर का, आमेर शासक जो मान सिंह था, मान सिंह ने देखो बेराट में निर्माण करवाए हैं, निर्माण करवाए यहां पर बेराट में। नंबर 1 पंचमहल बनाया, और नंबर 2 मुगल गेट अतिथि गृह। पंचमहल या अतिथि गृह, मुगल गेट बनवाया यहां पर। ये अतिथि गृह था, ये अकबर के लिए बनाए थे, अकबर के लिए मान सिंह ने बनाए थे। तो मुगल काल से रिलेटेड हो गए ना, अकबर के लिए बनाए थे। अकबर क्या है कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आता रहता था और कई बार शिकार खेलने भी बेराट जाता था। तो उसके रुकने के लिए, उसके ठहरने के लिए, उसके रुकने और ठहरने के लिए इसका निर्माण करवाया है। आधुनिक काल, आधुनिक अगर अपन देखें आधुनिक काल में, तो जयपुर के एक राजा हुए राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय वही है जिन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। राम सिंह द्वितीय ने यहाँ खुदाई के लिए अपने आदमी को भेजा था जिसका नाम था कित्ताजी खंगारोत। तो
जयपुर शासक क्या नाम था? सवाई राम सिंह द्वितीय। वही जयपुर को गुलाबी रंग से रंगाने वाला। इसने किसको भेजा था? इसने भेजा था किताजी खंगारोत को। किताजी खंगारोत यहाँ पर आए और इन्होंने क्या करवा दिया? यहाँ उत्खनन करवाया, खुदाई करवाई, उत्खनन करवाया। किताजी ने यहाँ उत्खनन करवाया तो इनको एक स्वर्ण मंजूषा मिली। स्वर्ण मंजूषा का मतलब होता है मंजूषा, मंजूषा मतलब कलश। सोने का एक कलश मिला उन्हें, और इस कलश में क्या मिली? हड्डियां मिली। इस मंजूषा में हड्डियां मिली सोने के कलश में। आइडिया अलग अलग लगाते हैं कि शायद कोई बुद्ध की अस्थियां है, कि बुद्ध भिक्षु की अस्थियां है, बुद्ध संत की अस्थियां है। हो सकता है, एक आइडिया लगाया गया है। अगर अपन बात करें इसके खोज की, तो इसका वर्तमान रूप से, ऐसे तो चल रहा था, लेकिन इसका अगर व्यवस्थित रूप से अपन खोज की बात करें तो उसका श्रेय जाता है दयाराम साहनी को। वही दयाराम साहनी है जिसने ये किसकी खोज की थी? सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा था, उसी ने इसको खोजा है। तो अगर बात करें तो अगर खोज की बात करें तो खोज 1936 में। दयाराम साहनी का पूरा नाम है राय बहादुर, क्योंकि इसको उपाधि है तो राय बहादुर भी लिखा जाए तो गलत नहीं है, राय बहादुर साहनी भी लिखा सकता है। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, ठीक है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन करवाया है। देखो, जब कोई खोज करता है तो इसे प्रथम उत्खनन करता भी लिखा जाए तो गलत नहीं होगा, उत्खनन करता भी कह सकते हो, क्योंकि अगर कोई खोज करता है तो वो पहले खुदाई तो करवाता है, तो पहला उत्खनन करता भी कह सकते हो। इन्होंने सर्वप्रथम जो उत्खनन करवाया था, सर्वप्रथम उत्खनन वो करवाया था इन्होंने बिज्जक की पहाड़ी पर, बिज्जक की पहाड़ी पर। और यहाँ पर इन्होंने जो है वो बौद्ध विहार वगैरह प्राप्त किए थे। बिज्जक की पहाड़ी पर करवाया था और बौद्ध विहार प्राप्त किए थे, बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो बिज्जक की पहाड़ी पर इन्होंने प्राप्त किए थे। पहले खुदाई इन्होंने तो इतनी करवाई थी, कोई मेन तो विस्तृत उत्खनन बाद में हुआ है। और विस्तृत उत्खनन है, विस्तृत उत्खनन, विस्तृत उत्खनन बाद के अंदर हुआ था। 1962 के आसपास में ये उत्खनन हुआ था और वो करवाया था 1962 में कैलाश नाथ दीक्षित और नील रतन बनर्जी। नील रतन, नील रत्न, रत्न आधा आ जाएगा, क्या हो रहा है भाई? नील रत्न बनर्जी। तो नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने इसका विस्तृत उत्खनन करवाया था। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, नोट लगा के। आपको पूछे कि सर्वप्रथम उत्खनन किसने करवाया, तो आप दयाराम साहनी बता सकते हो। लेकिन जब सर्वप्रथम उत्खनन की बात आ जाए, सर्वेक्षण उत्खनन की बात आ जाए और ऑप्शन में कनिंघम हो, तो 100% कनिंघम ही करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हाँ, हम मानते हैं व्यवस्थित रूप से दयाराम साहनी ने इसकी खोज की है, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आयोग में काम करते थे। अंग्रेजों ने एक आयोग बनाया था, उस आयोग के ये सदस्य थे, तो काम करते थे, तो व्यवस्थित इनकी खोज मानी जाएगी। लेकिन उससे पहले कनिंघम मोद्दे ने इंडिया में, ठीक है, कनिंघम मोद्दे ने जो 1870 के आसपास, 1870 से लेकर लगभग 75-80 के बीच में इन्होंने बहुत सारे उत्खनन करवाए और बेराट का पता भी इन्होंने ही लगाया था। तो अगर ऑप्शन में कनिंघम हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी पर यह देना है, न कि दयाराम साहनी, अगर ये ऑप्शन में हो तो। अब कुछ अपन महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं लास्ट में। ये अपन ने पूरा देख लिया महत्वपूर्ण तथ्य।
देखो बेराट है। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि राजस्थान में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था। तो राजस्थान में बौद्ध धर्म का केंद्र था ना, ये बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र, या केंद्र लिखा जाए तो ही या बड़ा लिखा जाए तो ही यही है। तो बौद्ध धर्म की कितनी सारी जानकारियां यहां पर थी और बहुत बड़ा केंद्र रहा था ये राजस्थान में बौद्ध धर्म का। उसके अलावा यहां पे एक बात ध्यान रखनी है कि गौतम बुद्ध व बुद्धिस्टों की मूर्तियां नहीं मिली है। देखो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं मिली है, न ही बोधिसत्व की कोई मूर्ति मिली है। ठीक है, गौतम बुद्ध के अवतार ही है बोधिसत्वर, अवलोकितेश्वर, वज्रपाणि ही, ये उन्हीं के अवतार है बोधिसत्व। तो उनकी भी कोई मूर्तियां नहीं मिली है, न तो बुद्ध की मिली है, न बुद्ध से रिलेटेड जो अवतार हैं, जो मानव कल्याण के लिए वापस अवतार लिए गए हैं, जिन्हें बोधिसत्व कहा जाता है, उनकी मूर्तियां भी यहां प्राप्त नहीं हुई है। इससे पता चलता है कि बेराट बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का केंद्र रहा है। यह ध्यान रखना, कहीं गड़बड़ कर दोगे आप। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं, महायान और हीनयान। ये कनिष्क के काल में बनी थी दो शाखाएं, पहले बौद्ध धर्म एक ही होता था। दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान। जो महायान शाखा है वो ये कहती है कि बुद्ध हमारे भगवान है, बुद्ध को हम पूजेंगे, बुद्ध हमारे आराध्य हैं, उसकी मूर्ति बनाएंगे, उसके चित्र बनाएंगे, उसकी पेंटिंग बनाएंगे। वो है महायान, वो उसको भगवान मान रहे हैं। हीनयान वाले बुद्ध को भगवान नहीं मानते हैं, वो मानते हैं कि बुद्ध एक महान पुरुष हैं जिन्हें हमें नया मार्ग दिया। तो वो उसके प्रतीकों को पूजते हैं, न कि उसकी कोई मूर्तियां वगैरह नहीं बनवाते हैं। तो ध्यान रखना, यहां न तो बुद्ध की कोई मूर्ति मिली है, और सीधी सी बात है अशोक के समय तो हीनयान शाखा ही थी, क्योंकि कनिष्क के समय शुरू हुई थी महायान शाखा। तो पुरानी वाली शाखा को हीनयान ही कहा जाता है। आप किसी भी चले जाओ, सांची के स्तूप देख लो, चाहे आज है मध्य प्रदेश में, उसमें आपको बुद्ध का कहीं पर भी नहीं लोगो मिलेगा, उसके प्रतीक चिन्ह जरूर मिलेंगे। प्रतीक चिन्ह जैसे घोड़ा जो घर छोड़ने की घटना को बताता है, ऐसे प्रतीक चिन्ह है वो जरूर मिलेंगे। तो इस चीज से आपको एक बात क्लियर हो रही है नोट, कि जो बेराट था, यहां मूर्ति पूजा नहीं थी बुद्ध की। तो बेराट आप सत्य सत्य में लिखा है कि बेराट बौद्ध धर्म की महायान शाखा का केंद्र था, नहीं धर्म की हीनयान शाखा का केंद्र था, क्यों यहां मूर्तियां वगैरह नहीं है। तो यहां स्तूप पर प्रतीकों को ही पूजा जाता है, न कि बुद्ध को पूजा जाता है, उसकी मूर्तियों को पूजा जाता है। यहां पर अगर अपन देखें तो यहां पर तांबे व लोहे की कलाकृतियां नहीं मिली है। ये एक देखो, बेराट इतनी संपन्न सभ्यता हमें मिली है, लेकिन यहां तांबे की कोई कलाकृति, कोई डिजाइन नहीं मिली है। यानी तांबे का कोई बेल, तांबे का फूल, तांबे का कोई इस प्रकार की कोई कलाकृति अपन को नहीं मिली है। हाँ ठीक है, और ना लोहे की मिली है, लेकिन यहां पर तांबे की सामग्री जरूर मिली है, लेकिन कोई कलाकृति नहीं मिली है। यहां पर एक तांबे का सुरा मिला है। सुरा का मतलब होता है चम्मच, शॉर्ट में इतना ही समझो। वह लोहे का तार मिला है, न कि कोई कलाकृति मिली है। तो हो सकता है ये तार कोई कृषि वर्षि में काम में लिया जाता हो, क्या सीन था इसका। ठीक है, तो लोहे का तार मिला है, उसके अलावा यहाँ पे तांबे का सुरवा मिला है। सुरवा होता क्या है वैसे तो, वो जब यज्ञों में आहुति देते हैं ना, तो वो डंडा होता है ना, जिस आहुति देने वाला, ठीक है, उसे कलछी टाइप का, उसे कहते हैं सुरवा, वो यहां से मिला है। उसके अलावा यहां पे अगर अपन देखें तो अपन को ऐसे मृदभांड बड़ी संख्या में मिले हैं, टोटीदार मृदभांड और ढक्कन वाले मृदभांड। ये बढ़िया चीज है भाई,
दार मृदबांड और भी मिले हैं राजस्थान में, कई जगह मिले हैं। ठीक है, टोंटीदार मृदबांड का मतलब है कि जैसे ये मृदबांड है, ये मृदबांड है, तो ये मृदबांड के यहाँ पे भी क्या टोंटी लगी हुई है। ठीक है, ढक्कन वाले जा नहीं गए, ऊपर ढक्कन होता है उसको ढक्कन वाला कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से मिला है। और यहाँ पर एक थोड़ा सा और देख लेना, यहाँ पे दो जलप्रपात भी हैं। जलप्रपात का मतलब होता है झरने, झरने। एक तो है बेराट, नाम से ही है, बेराट नाम से झरना है, जो बेराट बाणगंगा नदी के आसपास का क्षेत्र है वो है। और एक है बांड्रेल नाला, ये। तो अब एक बार मैं थोड़ा सा इसको रिवीजन करवा देता हूं आपके लिए, अब समझना ढंग से। जो बेराट है, बेराट जयपुर जिले के अंदर है। बेराट में कौन सी पहाड़ियां हैं? भीम की पहाड़ी है। ठीक है, उसके अलावा भोमली की पहाड़ी है, महादेव की पहाड़ी है, बीजक की पहाड़ी है। ये पहाड़ियां सब बेराट के अंदर हैं। बेराट कई सभ्यताओं का नेतृत्व कर रही है। जैसे पुरापाषाण काल, क्या मिला था पुरापाषाण काल का बताओ? यहाँ पर शैलाश्रय मिले, यानी गुफाएं वगैरह मिले, उनमें चित्र मिले। मध्य पाषाण काल के क्या मिले? पत्थर के औजार मिले। लोहे का क्या मिला? देखो रिवीजन ऐसे होता है। लोहे का क्या मिला? स्लेटी रंग के जो मृद बांड होते हैं चित्रित, वो लोहे युग के होते हैं। महाभारत काल के क्या मिले? महाभारत कौरव पांडवों का संबंध रहा। राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास गुजारा। भीमताल, भीम ने गदा मार के बनाई, अर्जुन ने बाण छोड़ के बाण गंगा निकाली। महाजनपद से क्या मिला? महाजनपद से हमें यह मिला कि ये मत्स्य महाजनपद हुआ करता था, इसकी राजधानी विराटनगर होती थी। और महाजनपदों की जो दो चीजें दोनों यहाँ से मिली, पंचमार्क सिक्के और दूसरी उत्तरी काली चमकीले मृदभांड। मौर्यों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। अशोक ने मौर्यों में निर्माण कराए, बौद्ध स्तूप, बौद्ध विहार, बौद्ध मंदिर, बौद्ध चैत्य बनाए। बौद्ध उसके समय की कुछ ईंटें भी मिली अशोक की, जो कि ब्राह्मी लिपि युक्त है। 2 अशोक के लेख भी मिले हैं, भाबरू का और भीम की पहाड़ी का। शुंग काल है, रेलिंग पत्थरों की बना दी बौद्ध वाली। ठीक है, इंडो यूनानी सिक्के मिले हैं मिनांडर के। कुषाण बुद्ध मूर्तियां मिली है। लेकिन आपको जब पूछे ना कि मिली है क्या, तब नहीं बताना है। नाम पूछे कहाँ मिली तो बेराट बता देना। गुप्तोत्तर काल में क्या है? गुप्तोत्तर काल में हुणों के आक्रमण हुए हैं, स्तूपों को तोड़ दिया है, भिक्षु रहने लग गए हैं गुफाओं में। और मुगल काल में टकसाल बनी है, मान सिंह ने पंचमहल मुगल गेट बनाए हैं। और आधुनिक में किताजी खंगारोत वगैरह ने खुदाई कार्य करवाए। फिर दयाराम सानी, ठीक है, कैलाशनाथ, नील रतन बनर्जी, कनिंगम, ये लोग जुड़े हुए। हो गया ना फुल एंड फास्ट, मात्र 1 मिनट में पूरा रिवीजन हो गया। अब अपन इसको थोड़ा सा वापस देख लो। पूरा पाषाण काल, शैलाश्रय मिले हैं, यानी उस काल की गुफाएं मिली हैं जिनमें चित्रण मिले हैं, विशेषकर शिकार के चित्र हैं। इसलिए इसे कहा जाता है प्राचीन युग की चित्रशाला, बेराट को ही कहा जाता है। मध्य पाषाण काल की है, पाषाण उपकरण मिले हैं, माइक्रोलिथिक कहते हैं, और लघु औजार मिले हैं। कौन से? स्क्रैपर और पॉइंट मिले हैं। उपनाम है पाषाण कारखाना, पत्थरों के औजारों का कारखाना। लोहे युग मिला है यहाँ, क्योंकि यहाँ स्लेटी रंग के मर्दबांड मिले हैं चित्रित, जो कि लोहे युग की विशेषता है। उसके अलावा महाभारत काल में देखें तो विराटनगर ही बेराट था, जो बसाया राजा विराट ने था महाभारत काल में। और पांडवों ने इस विराट के पास ही अज्ञातवास गुजारा। राजा विराट ने पांडवों की ओर से महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। भीम ने गदा मारी, भीम की पहाड़ी पर भीमताल बन गया। ठीक है, बेराट की पहाड़ी, अर्जुन ने बाण छोड़ा, बाण गंगा, जिसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है। महाजनपद काल आया 600 ईसा पूर्व के आसपास, तब यह मत्स्य जनपद था। राजधानी कौन सी थी? विराटनगर, राजस्थान का एकमात्र महाजनपद था। यहीं पर इसी काल के सूती वस्त्र में 8 पंचमार्ग सिक्के मिले हैं, जो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के हैं। चांदी के सिक्के होते थे, इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। सूती वस्त्र मिलना मतलब कपास की जानकारी मिली है। उत्तरी काली चमकीले मृदबांड मिले हैं। ठीक है, जो महाजनपद से लेकर मौर्य काल की विशेषता रही है, काले रंग के पॉलिश युक्त मृदबांड होते हैं। मौर्य काल की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य सभी जनपदों को भारत में जीता था।
अखंड भारत की स्थापना की थी? तो मत्स्य को ही जीता है। जब सबको जीता है तो मत्स्य को ही जीता है। इसका बेटा बिंदुसार, इसका बेटा अशोक। अशोक ने बेराट में कई निर्माण कराए। बौद्ध स्तूप, ऐसे स्तूप होते थे वो बनवाए, विहार बनवाए भिक्षुओं के जो निवास स्थान थे, और क्या बनवाए, बौद्ध चैत्य बनवाए जो पूजा स्थल होते हैं, बौद्ध मंदिर, गोल मंदिर मिला है, गोल आधार प्राप्त हुआ है, अशोक के स्तंभ के अवशेष मिले हैं, चुनार के बलुआ पत्थरों के टुकड़े हैं, पॉलिश युक्त हैं, अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि युक्त ईंटें प्राप्त हुई है। बेराट में निर्माण में ईंटों का प्रयोग हुआ है, मोहनजोदड़ो के समान यहां प्राप्त हुई है। अशोक के बेराट में 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, भाब्रू और बिज्जक का कह दो चाहिए, बेराट का कह दो। भाब्रू की खोज कब हुई? 1837 कैप्टन बर्ट ने की। लिपि ब्राह्मी भाषा प्राकृत। वर्तमान में कहाँ है भाब्रू शिलालेख? कलकत्ता संग्रहालय में। अशोक को कहाँ का राजा बताया गया है? मगध का राजा। अशोक को क्या कहा गया है इसमें? प्रियदर्शी। लिखा है कि मैं बुद्ध धम्म और संघ में विश्वास रखता हूँ, यानी कि अशोक के बौद्ध धर्म मानने की जानकारी है। इसी में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न मिली गए, त्रिरत्नों की जानकारी है। अशोक ने भिक्षु भिक्षुणियों को कहा है कि बढ़िया सुनो, बढ़िया देखो, बढ़िया पढ़ो भाई, ये उसने कहा है। भीम की पहाड़ी का शिलालेख खोज कार्लनाइन ने की थी। ये अशोक का जो रूपनाथ सासाराम अभिलेख है उसी की प्रतिलिपि है। पूछ ले किसकी प्रतिलिपि है ये? प्रतिलिपि है नहीं, फोटोकॉपी, सेम वैसा का वैसा ही है। शुंग काल है जिसमें रेलिंग पत्थर की बनी होगी, टुकड़े मिले हैं कुछ रेलिंग के, बौद्ध स्तूपों की। इंडो यूनानी, हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक आए, इन्होंने यहाँ पर भी राज किया है, फिर मत्स्य को भी जीता है। इनका क्षेत्र तो ये हुआ करता था। 28 इंडो यूनानी सिक्के मिले हैं जिसमें मिनांडर के सिक्के मिले हैं। कुषाण काल, कनिष्क के समय यहाँ बुद्ध मूर्तियां बनी हैं, लेकिन आपको नहीं माननी है, स्पेशल पूछे तो ही बताना है। गुप्तोत्तर काल, हूणों के आक्रमण हुए बेराट पर, बौद्ध भिक्षु बेराट में गुफाओं में शरण ली, शंख लिपि, गुप्त लिपि, कुटी लिपि में लिखना शुरू किया। मिहिर कुल आक्रमण किया, बेराट स्तूपों को तोड़वाया उसने, ठीक है। और इसकी जानकारी, तोड़वाने की जानकारी चीनी यात्री हेनसांग हुएनसांग या युआन चुआंग देता है। उसने बेराट की यात्रा की, बेराट को कहा पीलो ये तालो। पारयात्र कहा। बेराट में 8 सुरक्षित बौद्ध स्तूप देखे, बाकी नष्ट हो गए थे। बेराट में इसने बेल और भेड़ें प्रसिद्ध बताई। पुस्तक है CU की। मुगल काल, मुगल काल में बेराट में टकसाल स्थापित हुई। मान सिंह ने अकबर के लिए पंचमहल, मुगल गेट बनाए। आधुनिक काल, जयपुर का शासक सवाई राम सिंह द्वितीय, उसने भेजा पिताजी को, उन्होंने उत्खनन करवाया, एक सोने का कलश प्राप्त किया, मंजूसा, हड्डियां मिली, शायद बुद्ध की हो सकती, कंफर्म कुछ नहीं है, ठीक है। बौद्ध स्तूप वगैरह भी हो, ये बौद्ध किसी भिक्षु वगैरह की भी हो सकती है। 36 में इसकी व्यवस्थित खोज दयाराम सानी को माना जाता है, वही पहला उत्खनन करता। बिज्जक की पहाड़ी पर उसने बौद्ध विहार प्राप्त किए, पहले बिज्जक की पहाड़ी खुदवाई उसने। 1962 के अंदर बिज्जक की पहाड़ी का पता तो इसी ने लगाया था, दयाराम सानी ने। कैलाशनाथ दीक्षित, नीलरतन बनर्जी और सर्वेक्षण के रूप में कनिंघम का भी नाम आता है। इन दोनों में से पूछे पहला कौन है तो कनिंघम ही बताना आप। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो राजस्थान में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र बेराट रहा है। देख लो कितना बड़ा केंद्र था उस समय, समझ लो जब बौद्ध धर्म होता था तो क्या चरम पे यहाँ भिक्षु रहते होंगे, क्या गुफाएं, क्या पूरा माहौल ही अलग होगा बौद्धिस्त्व का। गौतम बुद्ध और बौद्धिस्त्व की मूर्तियां नहीं मिली है, इसलिए मैं कहूंगा कि ये हीनयान शाखा का केंद्र था। तांबे और लोहे की कोई कलाकृतियां कोई ऐसी नहीं मिली है। हाँ, तांबे का एक चमचा टाइप का मिला है और लोहे का तार मिला है, वो कोई कलाकृति नहीं है, ठीक है। टोटीदार मृद बांड, ढकने वाले मृद बांड यहाँ से मिले। 2 जलप्रपात झरने बेराट और बांड्रेल नाला यहाँ से प्राप्त हुआ है। बिल्कुल, अब अच्छी तरह से तैयारी कर लेना। बेस्ट ऑफ लक।